सास लाए 36 गुण वाली 36 बहुएं। ना जाने क्या हो गया है इस देश में। लड़कियों को तो मानो अकाल ही पड़ गया है। जो लड़की देखो वो बिना गुणों की घूम रही है। अरे क्या हो गया भाग्यवान? क्यों इतनी सुबह सुबह गला फाड़ कर चिल्ला रही हो? तुमने 4 किताबें क्या पढ़ ली ज्योतिष ज्ञान की? अरे तुम कौन से गुण देख रही हो? पढ़ी लिखी गृहकार में दक्ष लड़कियां भी पसंद नहीं आ रही तुम्हें। सब देखने में अभी ठीक लगता है, लेकिन बाद में सबके चेहरे सामने आ जाते हैं। मैं आपको साफ साफ कह दे रही हूँ कि मैं अपने बेटे के लिए 36 बहुएं तो नहीं ला सकती ना, लेकिन 36 गुण वाली एक बहू तो ला सकती हूँ। आखिर वो हमारा इकलौता बेटा है। अरे उसके आने वाले भविष्य की फिक्र हम नहीं करेंगे तो भला कौन करेगा? अरे हाँ हाँ, आज तक तुमसे कोई जीत पाया है भला जो मैं जीत पाऊंगा? तभी वहां पर महेश की बहन कोकिला आ जाती है। अरे भाभी, उस राधा का क्या हुआ जिसका रिश्ता मैंने भेजा था? वो लोग जवाब मांग रहे हैं। कह रहे थे कि या तो लड़की की कुंडली दे दे या फिर हमें जवाब दे दे। बहुत रिश्ते लाइन में है राधा के लिए। अब ये तो विकास मेरा भतीजा है, इसलिए मैंने इस रिश्ते को हाथ से जाने नहीं दिया। अरे वैसे कोकिला, राधा में ऐसा खास क्या है? अरे भैया, मैं क्या बताऊं। क्या लड़की है, शांत सरल, और घर का काम तो ऐसे करती है जैसे मशीन। कभी मैंने उस लड़की को फालतू बोलते हुए भी नहीं देखा। सिलाई कढ़ाई, खाना पीना, पढ़ाई, अरे मैं कितने भी गुण गिना दूं वो सारे कम पड़ेंगे उसके आगे। और उसकी सुंदरता ऐसी जैसी स्वर्ग लोक से अप्सरा उतर आई हो। अरे कोकिला, जब इतने गुण हैं लड़की में तो इतनी देर क्यों हो रही है भाई? चलो शाम को ही रिश्ता पक्का करके आते हैं। नहीं नहीं, रुकिए, मैंने कुंडली देखी है, उसमें सिर्फ 12 गुण ही मिल रहे हैं। तो क्या कोकिला गलत बोल रही है? नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? लेकिन वो लड़की विकास के लिए सही नहीं है। भाभी, आप भी ना बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अगर ये लड़की हाथ से निकल गई तो फिर समझो गलत ही है। पुष्पा क्या कहती है वो भी जानती थी कि बुआ अपने भतीजे के लिए कभी गलत नहीं सोचेगी, लेकिन इसके बावजूद भी वो कुछ नहीं कहती, क्योंकि उसको तो चाहिए थी अपने बेटे के लिए वो लड़की जिसके 36 के 36 गुण मिले। फिर एक दिन वो देखिए, अपने पड़ोस का चिंटू है ना, उसकी शादी हो रही है। पता है माँ, जबकि वो मुझसे 3 साल छोटा है। माँ प्लीज यार, अब जल्दी से कोई ना कोई लड़की फाइनल कर दो, नहीं तो मैं ऐसे ही बूढ़ा हो जाऊंगा। हाँ तो हो जाए ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे मैं पूरा जीवन ओल्ड एज होम में नहीं बिता सकती। पता चला तुझे लेकर चली गई तो हम लोगों का क्या होगा बुढ़ापे में? पर माँ, क्या गारंटी है कि ये सारे गुणों वाली लड़की सही ही होगी? अरे बेटा, गुण मिलेंगे तो सब सही होगा, नहीं तो बेटा बेच खाती है ये आजकल की लड़कियां। समझ रहा है ना तू? वो चिंटू की ही तू देख ले। उसकी माँ अपने बेटे के लिए 36 गुणों वाली लड़की को ही देखकर छानबीन करके फिर जाकर अपने बेटे की शादी करवा रही है। देख लेना, उसकी शादी बहुत लंबे समय तक टिकेगी। अरे भाग्यवान, सब लड़कियां और सब लड़के एक ही कुंडली के नहीं होते हैं। अरे जब हमारे बेटे की कुंडली नहीं मिल रही है तो क्यों नहीं ये कुंडली वुंडली का नाटक छोड़ देती तुम? तभी उनकी पड़ोसन रुक्मणी आ जाती है। अरे सुनो पुष्पा बहन, मेरी बहन की बेटी के लिए रिश्ता देखा जा रहा है। अब विकास इतना सुंदर और कमाऊ सीधा लड़का है, तो मैंने उसके लिए बात कर ली है। अरे आंटी जी, ये बताइए कि आपकी बहन की बेटी पढ़ी लिखी तो है ना? अरे कैसी बातें कर रहा है बेटा, पढ़े लिखे तो इतनी है कि क्या बताऊं। सीधी सरल और कम बोलने वाली, और कमाती भी खूब है। हाँ ठीक है, फिर कल। अभी विकास ने इतना बोला ही था कि वो अपनी माँ की आंखें देखकर बीच में ही चुप हो जाता है। धन्यवाद बहन जी, लेकिन लड़की की कुंडली आप भिजवा दीजिए, क्योंकि गुण ना मिले ना तो हमारे यहाँ तो शादी ही नहीं होती। ये सुन विकास अपने सर पर हाथ रख लेता है। उसे लगता है कि एक और लड़की हाथ से गई। फिर अगली सुबह, ये लीजिए पुष्पा बहन, ये रही कुंडली। कुसुम नाम है लड़की का। वैसे मैं आपको बता दूं कि वो काफी पैसे वाले घर के लोग हैं। देखिए रुक्मणी बहन, हमें उन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है।
बस मेरे बेटे के साथ सारे गुण मिल जाए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। और जब गुण मिलने की बारी आती है तो उसके बेटे का कोई भी गुण उस लड़की से नहीं मिलता। नहीं नहीं बहन जी, ये रिश्ता तो नहीं हो सकता। देखिए पुष्पा बहन, सिर्फ आप कुंडली को ही लेकर मत चलिए। मेरे कहने का मतलब है कि एक बार आप लड़की से मिल लीजिए। कोई फायदा नहीं है, कुंडली के बिना विकास की शादी करूंगी ही नहीं। खैर किसी तरह पड़ोसन महेश से कहकर पुष्पा को मना ही लेती है और फिर सारे घर वाले मिलकर कुसुम को देखने के लिए आते हैं। अरे कुसुम बेटा, जरा बाहर आना, लड़के वाले आए हैं। इसके बाद कुसुम अपना सर नीचे करके आती है और पास में बैठ जाती है। देखो बेटा, तुम्हारे और मेरे बेटे की कुंडली नहीं मिली है, लेकिन ये जो रुक्मणी बहन है ना, कहने को तो ये पड़ोसी है, लेकिन बचपन से ही बड़ा प्यार है हम में। इन्होंने बोला तो हम आ गए। कोई बात नहीं आंटी, फिलहाल ये लीजिए, ये सारा खाना मैंने ही बनाया है। और हाँ, ये लीजिए चाय। खाना तो वाकई में बहुत शानदार था। बेटा, शादी के बाद क्या करने का इरादा है? मैंने तो काफी अच्छी पढ़ाई की है, लेकिन जो मेरे सास ससुर कहेंगे मैं वही करूंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, हम लोगों का घर कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है। देखिए आंटी, वैसे तो आपने कहा कि गुण नहीं मिल रहे हैं, इसलिए शादी नहीं होगी, तो फिर सच कहूँ तो दिल में जगह होनी चाहिए। देखा पुष्पा, लड़की की सोच कितनी अच्छी है, दिखती भी अच्छी है और 16 गुण तो मिल रहे हैं ना। कर देते हैं शादी हम लोग। बहन जी, आज के समय में कौन इतना देखता है? अरे लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा काजी। वो कहावत ऐसे ही थोड़ी ना बन गई होगी। माँ सही तो कह रही हैं सासू माँ, कर दो ना हमारी शादी प्लीज। चुप सासू माँ के बच्चे, वो तो इन लोगों ने प्रेशर दिया तो मुझे आना पड़ा, नहीं तो मैं बिना गुण मिलने वाली की शक्ल भी ना देखूं तेरे लिए। आंटी, अब तो आपने मेरी शक्ल भी देख ली। और हाँ, मुझे एक बात कहनी है, लड़कियां कोई खिलौना या सामान नहीं होती कि देखने आते हैं, पसंद आए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, चल दिए। लड़की की ये बात महेश और विकास को बहुत भा जाती है, जिसके बाद दोनों बाप बेटे पुष्पा को बहुत समझाते हैं। पुष्पा तो इस रिश्ते के लिए मना ही कर देती है, लेकिन इसके बावजूद भी महेश के कहने पर विकास और कुसुम की शादी कुछ ही दिनों में करा दी जाती है। शादी के बाद कुसुम अपने ससुराल तो आ जाती है, लेकिन उसके बाद भी उसकी सास उसे थोड़ी कटी कटी सी रहती और उस पर किसी न किसी बात पर ताने कसने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। कहाँ से आ रही हो बहू? वो माँ जी, आप कल बाजार नहीं गई ना, तो इसलिए मैं बाहर ठेले वाले भैया से सब्जी लेकर आ रही हूँ। देख बहू, मेरे से पूछे बगैर तू घर से बाहर मत जाया कर, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं। जी माँ जी, आइंदा से ध्यान रखूंगी मैं। ये कहकर कुसुम अपने काम में लग जाती है। कुछ देर बाद वो अपनी सास के पास आती है और कहती है, माँ जी, वो आपको नहाना था ना, इसलिए मैंने आपके लिए पानी गर्म कर दिया है, आप जाकर नहा लीजिए। तू क्यों इतने दिखावा करती है? मैंने तुझे कहा था ना कि तू मेरे लिए पानी गर्म करे, ये दिखावा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। इस तरह पुष्पा अपनी बहू को इसी तरह अपनी कड़वी बातें सुनाया करती। एक रोज की बात है, कुसुम रसोई में काम कर रही थी, तभी उसके हाथ से एक कांच की गिलास टूट जाती है, जिस पर उसकी सास उस पर चिल्लाते हुए कहती है, नाश पेटे करम जली कहीं की, जब देखो कोई ना कोई काम बिगाड़ ही देती है। मैंने कहा था ना कि इसे इस घर की बहू मत बनाओ, लेकिन नहीं, मेरी बातें मानता कौन है? जब देखो ये कुछ ना कुछ गड़बड़ करती ही रहती है। अरे पुष्पा, तुम क्यों उस बेचारी के पीछे लगी रहती हो? अरे एक गिलास ही तो टूटा है, तुमने एक गिलास टूटने पर उसे इतना भला बुरा कह दिया। अरे वो तो तुम्हारी खुशनसीबी है कि तुम्हारी बहू पलटकर तुम्हें जवाब नहीं देती, नहीं तो आजकल की बहू को जाकर देखो, वो कैसे अपनी सास से मुंह जबानी करती हैं। अरे जाने भी दो, तुम्हें क्या, तुम तो सिर्फ अपनी बहू की ही साइड लोगे। ऐसे ही समय बीतता है। एक दिन जब पुष्पा बाजार से घर आ रही होती है, तभी उसकी सहेलियां उसे रोक कर कहती हैं, अरे पुष्पा बहन, मैंने कहा था ना कि ये गुण वुण कुछ नहीं होता, तुमने अपने बेटे की शादी कुसुम से कराकर बहुत ही अच्छा किया।
अच्छा, इसके बारे में तुम्हें ज्यादा पता है। अरे हाँ पुष्पा काकी, रुक्मणी जी बिल्कुल ठीक कह रही है। अब आप चिंटू के ही घर को ले लीजिए। चिंटू की माँ ने चिंटू की शादी एक 36 गुणों वाली लड़की से देख मिलाकर फिर शादी किया था। लेकिन अब आप ही देख लीजिए, चिंटू की लुगाई ने ही अपनी सास और ससुर को घर से निकाल दिया। अब वो वृद्धाश्रम में रह रहे हैं। क्या? सही में क्या? हाँ हाँ, 100% सच। ये बात सुनकर पुष्पा सच में बहुत हैरान रह जाती है और अपने बहू के बारे में सोचती है। वो सीधे अपने घर आती है और अपनी बहू से माफी मांगती है। कुसुम बहू, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे पर बहुत ही जुल्म किए, तुझे खरी खोटी सुनाई, तुझे बात बात पर ताने मारे, लेकिन आज तक तूने अपने मुंह से उफ तक नहीं निकाली। मैं तो बस 36 गुण अपने बेटे के लिए देख रही थी, लेकिन मैंने इस 36 गुणों वाली बहू को पहचाना ही नहीं। अरे माँ जी, आप ऐसे माफी क्यों मांग रही हैं? आप मेरे से बड़ी हैं, आप मेरी माँ हैं, सास नहीं। देखा पुष्पा, अरे मैं कहता था ना कि हमारी कुसुम बहू सच में 36 गुणों वाली बहू है। और पिताजी, मैं भी यही कहता था कि मेरी पत्नी सच में 36 गुणों वाली ही है। अरे हाँ हाँ, मान गई कि मेरी बहू 36 गुणों वाली है। मैं अपने किए पर सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। उस दिन के बाद से पुष्पा ने अपनी बहू के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया और अब पूरा परिवार एक साथ मिलजुल कर हंसी खुशी रहता है। आज तो बहुत ठंड है। अभी तो ये जनवरी की शुरुआती दिन है। ये तो ऐसे शरीर में घुस रही है जैसे शरीर में सुई चुभ रही हो। ओहो, बहुत ठंड है यार। अरे मुझे तो जल्दी से सभी चीजें बेच बेच के जाना होगा। ले लो मूंगफली, गुड़ पट्टी, चिक्की, गुड़ के बने लड्डू ले लो। अरे कैसे दे रहे हो मूंगफली? बस साहब जी 50 रुपए के किलो, एक किलो ले लीजिए। बहुत ताजा करारे, इस ठंड में तो इसे खाकर मजा ही आ जाएगा। बात तो आप सही कह रहे हो। एक काम करो, 1 किलो मूंगफली मुझे दे दो। जी 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 साहब, अभी 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 दे रहा हूँ, क्यों नहीं। इसके बाद महेश उस आदमी को 1 किलो मूंगफली दे देता है और उससे अपने पैसे ले लेता है। साथ ही थोड़े समय और रुकने के बाद वो अपने आप से कहता है, रात बहुत हो गई है और ठंड भी बढ़ता जा रहा है, अब मुझे घर चलना चाहिए। ऐसा कहकर वो अपना ठेला लेकर घर की तरफ जाने लगता है। कुछ समय चलने के बाद वो अपने घर पहुंच जाता है। अरे आ गए आप? आज आने में काफी देर कर दी। ग्राहक ज्यादा थे क्या आज? नहीं भाग्यवान, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो तो मैं ये सोचकर थोड़ा रुका कि ये सामान थोड़े बहुत बिक जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। खैर ये सब छोड़ो। मेघा बिटिया जल्दी से खाना लगा दो बेटा, जोरों की भूख लग रही है बहुत तेज। जी पिताजी, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना निकाल देती हूँ। दरअसल ये कहानी है गरीब महेश की, जो ठंड में मूंगफली बेचकर 2 वक्त की रोटी जुटा पाता था। वहीं उसकी पत्नी सुमन दूसरों के घर में साफ सफाई का काम करती थी। दोनों पति पत्नी को मेघा की शादी की चिंता थी। कुछ समय बाद सभी एक साथ खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद सुमन अपने पति महेश से कहती है, महेश जी, हमें अब मेघा बिटिया की शादी कर देनी चाहिए। हाँ तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अब हम गरीबों की बेटी से शादी करेगा कौन? हम तो दान दहेज भी नहीं दे सकते हैं। शादी का जोड़ा खरीदने के लायक भी हमारे पास पैसे नहीं है। देखिए जी, हमें कुछ तो इंतजाम करना पड़ेगा। अब मेघा की उम्र शादी लायक हो गई है। ठीक है, फिर मैं मेघा बिटिया के लिए कोई अच्छा लड़का देखता हूँ। ठीक है, जब तक मेघा बिटिया को मैं सोसाइटी के काम में ही लगा देती हूँ, थोड़े पैसे कमाएगी तो उसकी शादी में काम आएंगे। हाँ ये तो तुम सही सोच रही हो। सुमन अगले दिन मेघा को अपने साथ सोसाइटी में ले जाती है और एक घर में काम दिलवा देती है। मेघा अब उस घर में खाना बनाने और बर्तन धोने का काम करने लगती है। धीरे धीरे समय बीत रहा था और सर्दियों का मौसम भी जोरों शोरों से अपने चरम सीमा पर था। चारों ओर कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। सुमन, मैंने मेघा के लिए एक लड़का देखा है। मेरे दोस्त भूपेश का बेटा है, निखिल। वो एक अच्छे कंपनी में काम करता है। वो हमारी मेघा बिटिया को बहुत खुश रखेगा। ये तो ठीक है, लेकिन आपने लड़के वालों को ये बात बता तो दी है ना कि हम दान दहेज नहीं दे सकेंगे। उसकी चिंता तो मत करो, उन्हें दहेज नहीं चाहिए। मेरे दोस्त भूपेश ने तो ये कहा है कि तू बस अपनी बिटिया को एक जोड़ी कपड़े में ससुराल भेज दे। वो सब तो ठीक है, लेकिन आपको हमारी हालत का तो पता ही है। कम से कम उसकी शादी में पहनने के लिए लहंगा का तो खर्च करना ही पड़ेगा।
वैसे भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, बर्फबारी भी हो रही है। ऐसे में हमने मेघा की शादी की तो उसे कुछ गर्म कपड़े भी देने होंगे, नहीं तो ठंड के मारे उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। क्या ये शादी गर्मियों में नहीं हो सकती? ठीक है, इसके बारे में मैं एक बार भूपेश से बात करता हूँ। महेश दूसरे दिन अपने दोस्त भूपेश से कहता है, भूपेश, मेरी बेटी मेघा और निखिल की शादी हम गर्मी में कर सकते हैं क्या? अभी बहुत ठंड पड़ रही है। तो हमारी हालत जानता है, हमारे पास गर्म कपड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं है। देख महेश भाई, हमारी जिंदगी के आखिरी पड़ाव में मिट्टी की याद तो सबको आती है। इसलिए अगले महीने मैं और तेरी भाभी गांव जा रहे हैं और अब हम वहीं बस जाएंगे। इसलिए जाने से पहले हम निखिल की शादी अपने आंखों के सामने करना चाहते हैं। अगर ऐसी बात है तो हम मेघा बिटिया की शादी इसी महीने निखिल से कर देंगे, हम कर देंगे। महेश घर आकर सुमन से सारी बातें बताता है। चलो, दान दहेज ना सही, कुछ गहने उपहार ना सही, लेकिन शादी में जो मेहमान आएंगे उनकी खातिरदारी तो करनी पड़ेगी। मेरे पास कुछ पैसे हैं जिन्हें मैंने बचा कर रखे हैं। मैंने भी कुछ पैसे जोड़े हैं। महेश और सुमन दोनों अपने अपने पैसे निकालते हैं और जोड़कर देखते हैं। ये तो बस 3,000 रुपए हैं। माँ, पिताजी, मैं काफी दिनों से देख रही हूँ आप दोनों मेरी शादी को लेकर काफी चिंतित हैं। आप दोनों को परेशान देखकर मैंने भी फैसला किया है कि मैं अपनी शादी में आपकी मदद करूंगी। ये कुछ पैसे हैं जो मैंने काम करके बचाए हैं, इन्हें भी अपने पैसों में जोड़ लीजिए। महेश मेघा के दिए हुए पैसों को जोड़ता है। ये तो पूरे 10,000 हैं। अब हमारे पास पूरे 13,000 रुपए हो गए हैं। इन पैसों से पूरे बारातियों और मेहमानों का खाना पीना हो जाएगा। हाँ, अब हमारी सारी चिंता फिक्र दूर हो गई है। लेकिन माँ, मैं अपनी शादी में पहनूंगी क्या? मेरी बेटी, मेरे पास एक पुरानी साड़ी रखी है जो मेरी मालकिन ने मुझे दी थी, तू वही साड़ी पहन लेना। नहीं माँ, शादी थोड़ी ना बार बार होती है। शादी में हर लड़की लहंगा पहनती है और मुझे भी अपनी शादी में लहंगा पहनना है। लेकिन मेघा बेटी, लहंगे खरीदने के लिए हमारे पास पैसे कहाँ हैं? और अगर तू लहंगा पहनेगी तो तुझे ठंड भी लगेगी। तुझे तो पता है बाहर कितनी ठंड पड़ रही है, बर्फ पड़ रही है। माँ, ठंड तो साड़ी में भी लगेगी ना। लहंगे की चिंता तुम मत करो, मैं कुछ इंतजाम कर लूंगी। ठीक है बेटी, जैसा तू कहे। अगले दिन जब महेश मूंगफली बेचने के लिए घर से जाता है तो उसके पीछे उसकी बेटी मेघा आकर उससे कहती है, पिताजी, आज आप जो भी मूंगफली बेचे, अगर उनके छिलके या ऐसे मूंगफली हो जो खराब हो गए हो, उसे आप लेते आइएगा। साथ ही अगर कोई बोरा वगैरह भी मिल जाए तो उसे भी ले आइएगा। ठीक है मेघा बिटिया। जिसके बाद महेश मूंगफली बेचने के लिए वहां से चला जाता है। ऐसे ही वो सुबह से शाम तक मूंगफली बेचता है और उन मूंगफली के छिलकों को वो एक जगह पर इकट्ठा करके अपने पास रख लेता है। लेकिन उसे कहीं भी बोरियां नहीं मिलती। वो सारी मूंगफलियां बेचकर उन छिलकों को लेकर घर आता है। पिताजी, आप मूंगफली के छिलके ले आए? हाँ बेटी, दरवाजे पर मैंने रख दिया है। और बोरियां भी मिल गई ना? नहीं बेटी, वो मुझे कहीं नहीं मिले। ऐसा कहकर महेश वहां से चला जाता है। जिसके बाद मेघा खुद से कहती है, लगता है मेरा लहंगा पहनने का सपना एक सपना ही बनकर रह जाएगा। मेघा उदास हो जाती है। दूसरे दिन जब वो काम पर जाती है तो वहाँ एक बूढ़ी औरत सोसाइटी की सफाई कर रही थी और सारा कचरा एक बोरी में डाल रही थी। मेघा उन बूढ़ी अम्मा के पास जाती है और कहती है, काकी, क्या आप ये बोरी मुझे दे सकती हैं? अरे बेटिया, ये बोरी अगर मैंने तुझे दे दी तो ये भरा कचरा मैं कैसे उठाऊंगी? और वैसे भी तू इस बोरी का क्या करेगी? काकी, मुझे इस बोरी की बहुत 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 जरूरत है और साथ में एक और बोरी चाहिए। आप कचरा उठाने के लिए कोई और दूसरी बोरी ले लीजिए ना। बेटिया, वो तो ठीक है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें ये बोरी क्यों चाहिए। क्या तुम्हें भी कहीं से कोई गंदगी उठानी है? अगर ऐसा है तो तू मुझे बता दे, मैं उस गंदगी को उठा लूंगी। नहीं नहीं काकी, मुझे ये बोरी गंदगी उठाने के लिए नहीं चाहिए, बल्कि अगले हफ्ते मेरी शादी होने वाली है। मेरा बड़ा मन है कि मैं अपनी शादी में एक खूबसूरत सा लहंगा पहनूं, लेकिन हम बहुत गरीब हैं, इसलिए हम लहंगा नहीं खरीद सकते हैं। इसलिए मैं इन बोरी और मूंगफली के छिलकों से एक लहंगा बनाऊंगी और अपनी शादी में पहनूंगी। मूंगफली के छिलकों और बोरी से बना हुआ लहंगा? हाँ काकी,
ठंड बहुत पड़ रही है ना, इसलिए बोरी की वजह से मुझे ठंड नहीं लगेगी और ऊपर से मूंगफली के छिलकों की वजह से मेरा लहंगा और भी खूबसूरत सा दिखाई देगा। मेघा की बात सुनकर वो अम्मा काफी भावुक हो जाती है और वो उसे 2 बोरियां लाकर दे देती है। मेघा दोनों बोरियां लेकर अपने काम पर आ जाती है, जहां बोरियों को देखकर उसकी मालकिन उससे कहती है, अरे मेघा, तुम ये बोरियां लेकर क्यों आई हो? मेघा अपनी मालकिन को सारी बातें समझाती है। लेकिन तू इन बोरियों से लहंगा बनाएगी कैसे? तेरे पास सिलाई मशीन है क्या? नहीं, मेरे पास तो कोई सिलाई मशीन नहीं है। मैं इन्हें कैंची से काटकर और सुई धागे की सहायता से सिल लूंगी। एक काम कर, तू मेरे साथ इधर आ। मेघा मालकिन के साथ जाती है। मालकिन उसे एक सिलाई मशीन थमाते हुए कहती है, ये सिलाई मशीन तू ले जा और अपने मूंगफली और बोरे का लहंगा इस पर सील लेना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मालकिन। रुक, मेरे पास तेरे लिए कुछ और भी है। मेघा की मालकिन उसे जरी, गोटा और मोती ये सब चीजें लाकर देती है। मेघा, तू इन जड़ी गोटों और मोती सितारों से अपना लहंगा सजा लेना। मेघा सिलाई मशीन और वो सारे सजावट का सामान लेकर अपने घर आ जाती है और उस दिन से वो अपनी शादी के लिए बोरे से बना हुआ मूंगफली का लहंगा सिलने लगती है। ये तू क्या कर रही है मेघा? माँ, मैं अपनी शादी के लिए बोरी और मूंगफली से बना लहंगा सिल रही हूँ। बाहर कड़ाके की ठंड पड़ रही है और बोरी और मूंगफली के लहंगे में मुझे ठंड भी नहीं लगेगी। हमें माफ कर दे मेघा बेटी, हम तेरे लिए शादी का जोड़ा भी नहीं खरीद सकते। कोई बात नहीं माँ, मुझे शादी के जोड़े की कोई जरूरत नहीं है। मेरा लहंगा सिलकर तैयार हो जाएगा, तब आप देखना, शादी वाले दिन सब मुझे ही देखते रह जाएंगे। फिर दिन रात एक करके मेघा अपना लहंगा सिलकर तैयार कर लेती है और वो अपने लहंगे को जड़ी गोटियों और मोतियों के सितारों से सजाती है। माँ देखो, मेरा मूंगफली वाला लहंगा सिलकर तैयार हो गया। मेघा बेटी, ये तो सचमुच में बहुत ही सुंदर है। कुछ दिनों के बाद मेघा की शादी होने वाली थी। ठंड बढ़ती जा रही थी और वो दिन भी आ गया जिस दिन मेघा की शादी थी। उस दिन बर्फ की बारिश हो रही थी। ठंड के मारे सबका बुरा हाल हो रहा था। मेघा अपनी बोरी और मूंगफली के बने हुए लहंगे से अपनी शादी की रस्में पूरी कर रही थी। उसमें मेघा को ठंड भी नहीं लग रही थी और बारात में आए सभी लोग बस मेघा का लहंगा देख रहे थे। मेघा की शादी की रस्में हो रही थी कि तभी वहां पर बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से एक लड़की बाहर निकलती है। वो बस शादी होने का इंतजार करती है। शादी के बाद वो लड़की मेघा और निखिल के पास आती है और उनसे कहती है, मेरा नाम उर्फी है। मैं आपके बोरे और इस मूंगफली के लहंगे को देखकर यहाँ पर ठहरने पर मजबूर हो गई। ये लहंगा आपने कहाँ से लिया? ये लहंगा, ये तो मैंने खुद बनाया है। आपका ये लहंगा सच में बेहद ही खूबसूरत है। इसी शहर में मेरी डिजाइन का बुटीक है। मुझे अपने बुटीक के लिए ऐसे ही एक लहंगा चाहिए। क्या आप ऐसे 20 लहंगे बना देंगी? मैं एक लहंगे के पूरे 5,000 रुपए दूंगी आपको। 20 लहंगे और एक लहंगे के बदले में 5,000? हाँ हाँ, मैं आपका काम कर दूंगी। उर्फी मेघा को 50,000 रुपए देती है और वहां से चली जाती है। मेघा बहुत खुश होती है। उसकी बोरी और मूंगफली के लहंगे का आइडिया कहाँ रुकने वाला था। शादी के बाद वो ससुराल आती है और बोरी और मूंगफली से लहंगा बनाने लगती है। उसने बहुत जल्दी 20 लहंगे सिल के दे दिए थे और उसका बनाया हुआ लहंगा पूरे शहर में हाथों हाथ बिकने लगा था और लोग उसका डिमांड करने लगे थे। अब मेघा को और भी ज्यादा काम मिलने लगा, जिससे उसकी अच्छी खासी कमाई होने लगी थी और उसके आने से उसकी और निखिल की गरीबी भी दूर हो जाती है। और मेघा ने अपनी कमाई से अपने माता पिता की भी आर्थिक मदद की और जिससे सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे।